हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तूफानी पहाड़ी। तो आज फिर से हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके हिमाचल के सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। और हम जिन्होंने आज ही सेशन ज्वाइन किया है, आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम डेली 12 बजे तूफानी पहाड़ी चैनल पे आ रहे हैं आपके साथ रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ आज का सेशन अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो हिमाचल का गवर्नमेंट एग्जाम हो, ठीक है, और भी कोई अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सेशंस की मदद से आप उन पेपर्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले सवाल के साथ। हाँ जी, पहला सवाल जो आप सबके सामने है स्क्रीन पे, ये है आपका कंप्लीशन ऑफ फिगर का। ठीक है, तो ये ट्राई करिए एक बार। हाँ जी, देखिए उसने सिंपल सी एक बात बोली है कि आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। इस फिगर को हमें पूरा करना है। ये हम किस तरह से कर सकते हैं? तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे बाकी सारा तो आपका बन रखा है, एक्स्ट्रा जो बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा, है ना। अब आप में से कई सोचते हैं कि ये चीज तो हमें फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड में मिल रही है, तो सेकंड और फोर्थ को गलत कर देते हो, पर ऐसा मत करना। यही गलती आप अपने पेपर में कर जाते हैं। देखो, आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है ना, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही आपको ऑप्शन मिले। एक्सक्यूज मी, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही ऑप्शन मिले, आपको वो रोटेट करके भी देख सकता है। ठीक है, वो आपको ऑप्शन में रोटेट करके भी फिगर दे सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये रोटेशन फॉर्म में अगर ऑप्शन में मिली तो आंसर आपका सेकंड या फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है। तो चलिए पहले इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि देखो ये स्क्वायर बना हुआ है, इसको कंप्लीट करते हुए यहाँ भी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसके बीच में जो ये बना हुआ है इसको कंप्लीट करते हुए यहाँ पे ये लाइन आएगी, और इसके बीच में जो आपका प्लस बना हुआ है इसको कंप्लीट करते हुए यहाँ पर भी एक लाइन आएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो बीच का स्क्वायर है इसमें आपका कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। सेकंड ऑप्शन में देखो ये तो कुछ और ही बन गया, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में बीच में क्रॉस है, ये भी गलत है। तो बस फिर आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। आप देख सकते हैं ये चीज आपको बिल्कुल सेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिली, जो कि था फोर्थ ऑप्शन। तो इस सवाल का आंसर है फोर्थ ऑप्शन। और इसमें आपको ये भी समझ आ गया कि कंप्लीशन ऑफ फिगर में आपको ऑप्शन में वो रोटेटेड फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए अब आप सब। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको बोला जा रहा है कि बताइए, चूज द फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कौन सी फिगर है जो अलग है बाकी ऑप्शन से? एक तरह से आपका फिगर का यहाँ पे ऑड वन आउट का सवाल है। हाँ जी, आंसर क्या होगा इसका? देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन में जो शेडेड पार्ट है वो अगर आप देखो किस तरफ आ रहा है, ये आ रहा है टॉप पे, टॉप एंड राइट साइड, आपके फिगर का टॉप एंड राइट। इसका शेडेड पार्ट किधर आ रहा है? बॉटम एंड राइट। ये वाला भी आपका कहाँ आ रहा है? बॉटम एंड राइट। ये भी आपका आ रहा है किधर? बॉटम एंड राइट। और ये लास्ट वाला जो है ये भी आपका फिगर के बॉटम पे और राइट साइड पे है। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें कि वो आपका टॉप एंड राइट पे आया, बाकी सारे ऑप्शंस में जो शेडिंग हो रखी है वो बॉटम एंड राइट में है। तो जिस वजह से इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑड वन आउट। चलिए अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का, इसको ट्राई करने की कोशिश करिए, क्योंकि देखो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ का सवाल तो आपके एग्जाम के लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आपके पेपर में पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेज या पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेज, इस तरह का सवाल हर बार आपके पेपर में होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए।
हाँ जी, देखिए जहां पे इज आता है ना उसको इक्वल लेके दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हो आप। तो चलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि मेटर्नल ग्रैंड डॉटर। तो ये देखते हैं किस तरह से आया। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, जिससे हमें समझ आया कि फोटो जो है वो किसी मेल की है। साकेत सेज, अब साकेत मेल है कि फीमेल है, देखो नाम से तो नहीं पता लगता है ना। नीचे एक इंफॉर्मेशन है, हाउ इज साकेत्स वाइफ, साकेत्स वाइफ कह रहा है, तो इससे हमें समझ आ रहा है कि साकेत तो फिर उसका हस्बैंड ही होगा, यानी साकेत जो है वो यहाँ पर मेल है। आगे बढ़ेंगे, दिस मैन कौन है यहाँ पे, फोटो। तो खुद को एक बार आप दिस मैन मान लीजिए, आपके सन की सिस्टर, ठीक है, फोटो वाले के सन की सिस्टर यानी आपकी बेटी। सिंपल सी बात है, बेटे की बहन जो है वो आपकी बेटी है, तो यानी फोटोज डॉटर, जिस पर्सन की फोटो है उसकी डॉटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इक्वल माय मदर इन लॉ। माय मदर इन लॉ का मतलब क्या है, आपकी वाइफ की मदर, यानी साकेत की वाइफ की मदर। ठीक है, तो उसका सवाल है कि हाउ इज साकेत्स वाइफ रिलेटेड टू द मैन इन द फोटो। तो बात यहाँ पे ये है कि फोटो वाले की डॉटर, यानी जो फोटो है उसकी जो डॉटर है वो है साकेत की वाइफ की मदर। ठीक है, ये मदर है किसकी, जो कि साकेत की वाइफ है। ठीक है, तो ये साकेत है, ये उसकी वाइफ है। तो आपको यही पूछ रहा है कि साकेत की वाइफ जो है वो फोटो वाले से कैसे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि फोटो वाला पर्सन जो है वो उसका ग्रैंड फादर है और मदर साइड से रिलेशन है, बट क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि हाउ इज फोटो रिलेटेड टू द टू साकेत्स वाइफ, उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि हाउ इज साकेत्स वाइफ रिलेटेड। तो साकेत की वाइफ तो उसकी क्या लगती है, ग्रैंड डॉटर, और जिस वजह से आपका आंसर होगा मेटर्नल ग्रैंड डॉटर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, जो कि है वेन डायग्राम का। आपके पेपर में वेन डायग्राम का सवाल भी काफी आता है, तो चलिए इसको ट्राई करिए और देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ जी, आपको ऑप्शंस दिए हुए, सिलेक्ट फ्रॉम 4 ऑल्टरनेटिव डायग्राम्स द वन दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप अमंग द 3 क्लासेस। ठीक है, 3 क्लासेस क्या है आपके यहाँ पे, पिजन्स, बर्ड्स और डॉग्स। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि पिजन, बर्ड्स और डॉग्स का आपस में कैसा वेन डायग्राम बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पिजन और बर्ड का रिलेशन तो हम समझ सकते हैं कि ऑल पिजन्स आर बर्ड्स। ठीक है, और डॉग्स जो है वो इनसे अलग होते हैं, तो अलग का मतलब यहाँ पे हम बना देंगे किसको, डॉग को। और ये वाला डायग्राम आपका कौन से ऑप्शन में बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में बन रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये है आपका लेटर सीरीज का सवाल, इसको देखते हैं अगर आप कर पाते हैं कि नहीं। हाँ जी, ये भी जरूर आता है आपके एग्जाम में। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा, आपको एक सीरीज दी हुई है जिसमें कि खूब सारे अल्फाबेट्स लिखे हैं, बट कुछ अल्फाबेट्स मिसिंग भी हैं। आपको बताना है उन मिसिंग अल्फाबेट्स की जगह पे हमें क्या फिल करना चाहिए ताकि एक पैटर्न बने। ठीक है, यही आपको कह रहे हैं, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series। किसी लॉजिकल मैनर में आपकी सीरीज जो है वो पूरी हो रही हो। तो चलिए देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। ओके, चलिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किस तरह से, तो यहाँ पे आप देखिए कि जे एल डैश, यहाँ पे पहले तो सीक्वेंस में अगर आप देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
20 है तो फैक्टर क्या बन सकते थे इसके, या तो आप दो दो में तोड़ते, पर 2 का ग्रुप तो यहाँ बन ही नहीं सकता इतने सारे अल्फाबेट से। अगला पॉसिबल था 4 का या 5 का, पर क्योंकि इतने सारे अल्फाबेट है तो क्यों ना हम सीधा पहले 5 को ही चेक करते हैं। तो चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां से ब्रेक किया, 1 2 3 4 5, ये ब्रेक किया, यहां से ब्रेक किया, तो सबकी स्टार्टिंग में हमें जे दिख रहा है, तो यानी यहाँ पे भी जे आएगा। तो एक तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चौथे ब्लैंक पे जे आना चाहिए। और कुछ मैंने फिल नहीं किया, पर मैंने हर ग्रुप में देखा, हर ग्रुप की शुरुआत जे से हो रही थी, तो मैंने इस ग्रुप की शुरुआत में भी क्या लिख दिया, जे। तो आप ये देखो कि चौथा अल्फाबेट जे कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो आप देखो 1 2 3 4, ये तो पी है, गलत हो गया। ये देखो इसका फोर्थ अल्फाबेट एन है, ये भी गलत हो गया। इसका फोर्थ अल्फाबेट जे है और इसका फोर्थ अल्फाबेट एन है, ये भी गलत हो गया। अब आप देख रहे हो हम इस सवाल को कितना इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, हमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक सिर्फ जे की मदद से ही हमें हमारा आंसर मिल रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम बहुत आराम से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब बाकी चीजें भी देख लेते हैं। तो जे एल पी और उसके बाद एन डी, उसके बाद जे एल, सॉरी यहाँ पे एल तो नहीं आ रहा क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा, ऑप्शन की मदद से हमें ये समझ आया। हाँ जी, चलो, तो जे एल पी एन डी हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया जे एम पी एन डी। तो अब हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे सारे अल्फाबेट सेम है, सिर्फ सेकंड अल्फाबेट में फर्क पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ एल था, ठीक है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, तो इधर आपका क्या आना चाहिए, ओ। बाकी पी एन डी तो आपका सेम ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी सीक्वेंस क्या बन रही है, जे एल पी एन डी, उसके बाद जे एम पी एन डी, उसके बाद जे एन पी एन डी, और उसके बाद जे ओ पी एन डी। तो इस हिसाब से आपका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। बट आपने देखा आंसर, पूरा लॉजिक जो है वो तो सोचने वाला था, बट आंसर बताने के लिए, सिर्फ एक ऑप्शन चुनने के लिए हमने बहुत इजीली सिर्फ एक अल्फाबेट की मदद से उस चीज का पता कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, इसको अब आप सब ट्राई करिए। हाँ जी, यहाँ पे उसने आपको दिया है पहले तो 11:81, ठीक है, फिर पूछ रहा है क्या आएगा, फिर 121 है, फिर आपको आगे दिया हुआ है 8:36, ठीक है। ये 3 ग्रुप्स है एक तरह से, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाकी पैराग्राफ में वही सारी चीज वो बोल रहा है कि सिलेक्ट करिए ऑप्शन जो कि रिलेटेड है चौथे नंबर से, इन द सेम वे जिस तरह से फर्स्ट नंबर रिलेटेड है सेकंड नंबर से, कि फर्स्ट जिस तरह से सेकंड नंबर से रिलेटेड है, फिफ्थ जिस तरह से सिक्स से रिलेटेड है, उसी तरह से बताइए कि थर्ड में क्या होगा जो फिर हम चौथे से जिसको रिलेट कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से कि आपका 81 जो है वो क्या होता है, वो होता है 9 का स्क्वायर, 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर, 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर। अब 11 से क्या आ रहा है 9, 11 से 9 कैसे आएगा -2 करके, 8 से 6 कैसे आएगा -2 करके। तो ये 11 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा जिसमें कि आप -2 करके 11 लिख सको। तो आंसर इसका होगा 13, कि 13 में आपने -2 किया तो 11 आ गया, और इस हिसाब से आपका आंसर होगा कितना, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का सही जवाब बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, ऐसा सा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है जिसमें कि आपको क्या कह रहे हैं कि सिलेक्ट करिए करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। डिक्शनरी ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है, तो चलिए कोशिश करिए सॉल्व करने की। ओके, हाँ जी, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट अल्फाबेट देखते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ठीक है। सेम है तो अगले वाला देखेंगे, अगर सेम नहीं है तो आपको पता लग ही जाएगा। अब जैसा कि सबका फर्स्ट एच ही है, सेम है, सबका नेक्स्ट वाई है, थर्ड देखते हैं, ये पी वाला आ गया, ये एस वाला आ गया, ये पी वाला आ गया। तो पी और एस को अगर मैं कंपेयर करूं, अल्फाबेटिकली पहले पी आता है ना,
अगर अल्फाबेटिकली पहले पी आता है तो आप में से कहीं लग गए होंगे इसको सॉल्व करने, है ना। तो अभी देखो, अगर अल्फाबेटिकली पहले पी आता है तो मतलब फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ किसी तरह से अरेंज होंगे, शुरू के 4 होंगे, और फिर लास्ट में, मतलब लास्ट में तो फिर आपका थर्ड आएगा ना। तो आप बस इतना देखो कौन सा ऑप्शन है जिसके कॉर्नर में थर्ड दिया है। तो आपको वैसे भी उसने कौन सा ऑर्डर बोला था, अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी, तो लास्ट में थर्ड होना चाहिए, वो तो सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप सारे ये चारों सॉल्व कर रहे हो, आप सिर्फ ये देख लो कि अगर पी वाले पहले आएंगे तो एस वाला आखिर में आएगा, और एस वाला थर्ड ऑप्शन है, और वो मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन था, ऑप्शन नंबर बी में, और इसीलिए इसका जवाब भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बाकी 4 वर्ड्स को बिना सॉल्व किए। तो आप देख सकते हैं, वैसे अगर करना है तो ये देखो, ये पी वाले 2 ओ आ रहा है, ये भी ओ आ रहा है, पी के बाद ओ सबका सेम है। अब ये देखते हैं, ये डी है, ये सी है, ये टी है, तो सबसे पहले सी आएगा, तो देखो 2 आ गया, सी के बाद डी आएगा, देखो 1 आ गया। अब टी वाले दोनों में उसका अगला है एच और ई, उसके बाद ई आएगा यानी 5, फिर एच आएगा यानी 4, फिर आएगा थर्ड। पर ये सब हमें ना देखना पड़ता अगर आप स्मार्टली सीधा थर्ड को देख लेते और आंसर अपना मार्क कर देते। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। हाँ जी, इसको ट्राई करिए अब आप सब, कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में अगर आपको वो कह रहा है कि राज इज कोडेड एज 87, हाँ जी, यही आपको सोचना और समझना है कि राज का कोड 87 कैसे आएगा। हाँ जी, करिए जल्दी से ट्राई। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे किस तरह से होगा, R18 A1 और J आपका कितना है 10, इन सबको अगर आप ऐड करते हैं 18 + 1 19, तो ये 29 हो गया। अब 29 से 87 कैसे आ सकता है, देखो इसका इंटू 3 करके, इसका 3 टाइम्स करते हो तो 27 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपको एक वर्ड दिया हुआ है गीता, हाँ जी, गीता का आंसर कितना है 148, तो जी होता है 7, आई होता है 9, टी 20 और ए 1, इनको अगर मैं ऐड करूं तो 20 + 1 21 + 9 30 + 7 37। अब 37 से 148 कैसे आएगा, हाँ जी, ये तो इंटू 4 करना पड़ रहा है। अब देखो सम ऑफ डिजिट्स तो दोनों में हो रही है, पर ये इंटू 3 और इंटू 4 क्यों है। देखो जब भी एक ही सवाल में 2 एग्जाम्पल होते हैं, दोनों का रूल हमेशा सेम होना चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ देखो 3 अल्फाबेट्स है तो उसने इंटू 3 किया, और यहाँ पर अगर 4 अल्फाबेट्स है तो यहाँ पर उसने इंटू 4 किया, तो यानी वरुण में ऐड करके हम आगे क्या करेंगे, इंटू 5 करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, वरुण, ओके, तो V कितना है 22, A1, R18, U21 और N आपका 14, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो आपका ऐड करके सीधा हो गया 18 + 1 19, और 19 और 21 में लाया आपने तो ये तो हो गया 40, ठीक है। और ये आपका हो गया 36, 14 और 22, ठीक है। और ये आपका टोटल बन रहा है 76, तो 76 में आपने इंटू यहाँ क्या करना है 5 करना है, तो बस सॉल्व करके आगे 6 5 जा 30, 7 5 जा 35 + 3 38, तो आंसर इसका होगा कितना, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे हम कई बार गलती क्या करते हैं, एक ही एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छा इंटू 3 हो रहा है और सीधा सॉल्व कर देते हैं। जरूर देखा करो अगर एक और एग्जाम्पल है, कोई ना कोई कारण है जिसने आपको इसी सवाल में 2 एग्जाम्पल दिए, ठीक है। जो चीज हमें एक एग्जाम्पल से नहीं समझ आ रही थी वो 2 एग्जाम्पल से समझ आ रही होगी, इसी कारण से उसने आपको शायद 2 एग्जाम्पल दिए हैं, तो दोनों को चेक करो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, वापस से सीरीज का सवाल है, इसको ट्राई करिए अब आप सब। हाँ जी, पहले अगर आप इसमें गिनते हैं कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,
तो 20 के फैक्टर क्या होंगे? 20 जो है वो 2 के टेबल में आता है, या फिर 4 के टेबल में आता है, या फिर 5 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहां से तोड़ा, मतलब 2 में तो हम तोड़ ही नहीं सकते ना, क्योंकि ABC 3 अल्फाबेट्स है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप इसमें 4 अल्फाबेट्स के बाद अगर इनको तोड़ते हैं तो ये देखो ये क्या बना? AC। तो उस हिसाब से हमें तो अब समझ आ ही गया, देखो ABA तो आगे होगा B, ACA तो आगे होगा C, AB-B तो ये होगा A, और ये आपका AC-C तो ये होगा A। यानी फर्स्ट ब्लैंक में A है, फिर A, फिर C, फिर आपका B। ओके, तो आंसर आपका क्या होगा? AACB, जो कि हमें गिवन है किसमें? ऑप्शन नंबर 4 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर इमेज का सवाल है। आपके सामने ये फोटो बनी हुई है और ये MN का मतलब है कि यहाँ पर मिरर है। आपको ये देख के बताना है कि इसकी इमेज कौन सी बनेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। हाँ जी, तो इस सवाल का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। देखो 2 की इमेज कैसे बनेगी? 2 की इमेज ऐसे बनती है ना, तो ऐसे वाला 2 मुझे फर्स्ट में दिया हुआ है, सेकंड में तो नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है। देखो सिर्फ 2 से ही पता लग गया, सिर्फ 2 की शेप से ही हमें पता लग रहा है, बाकी सब तो हमें कुछ देखना ही नहीं पड़ा। कि सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। और एंड में मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल तूफानी पहाड़ी सब्सक्राइब नहीं किया और आप हिमाचल के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह से और सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे फ्री सेशंस हमारे चैनल पे मिलेंगे, जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में पूरी मदद करने वाले हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। थैंक यू सो मच।